बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बैक अगेन विद येट अनदर लेक्चर ऑन ई मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे साइट डिज़ाइन के हवाले से एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कम्युनिकेशन टूल्स। हमने मेंशन किया है कि कौन से टूल्स टेक्निक्स यूज़ किए जा सकते हैं। वी हैव मेंशनड स्टफ अबाउट स्ट्रैटेजी मेकिंग। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्लियर होने चाहिए अपने ई मार्केटिंग कि जो हमारे मकसद हैं, क्यों किया जा रहा है, हर कैंपेन का ऑब्जेक्टिव, हर ऐड का ऑब्जेक्टिव, कम्युनिकेशन टूल्स की चॉइस, ये सारी चीज़ें बहुत केयरफुली प्लानिंग से ही हमें करनी है। एंड इन सब चीज़ों में हम बार बार मेंशन करते रहे हैं कि जी लैंडिंग पेज के ऊपर डायरेक्ट करेंगे, ट्रैफिक बिल्डिंग के लिए वेबसाइट के ऊपर लेकर आएंगे कस्टमर्स को, इंफॉर्मेशन वहाँ से शेयरिंग हो सकती है। रिटेलर्स के केस में प्रोडक्ट परचेज का एक्शन में कन्वर्ट होना चाहिए। कोई भी जो चीज़ कम्युनिकेट की गई है उसका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि जी इट वुड लीड टू इंक्रीज्ड सेल्स। तो ये सारी चीज़ें इवेंचुअली हमें लेके जा रही हैं वेबसाइट के ऊपर। और एक वेबसाइट जो इफ़ेक्टिव वेबसाइट है उसके अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं एंड एज मार्केटर्स वी शुड know what those are. The objective is that you will be able to know what makes an excellent website and be able to review the components of a website. Introduction to web design. Web design में होता क्या है? We talk about function, content, form, organization and interaction. वेबसाइट की फंक्शनैलिटी इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर कंटेंट क्या प्लेस्ड है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, किस फॉर्म में मौजूद है वेबसाइट के एस्थेटिक्स और क्रिएटिविटी दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेबसाइट, लिंक्स की क्लियर ओरिएंटेशन, लिंक्स की बिल्डिंग ऑफ लिंक्स और क्लियर मेन्यू का अवेलेबल होना, यूजर्स को पता चले जब इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर करनी है या ब्राउज करना है तो एक लिंक से दूसरी तरफ डायरेक्ट जो किया जाता है वो लिंक्स ब्रोकन ना हो। स्ट्रक्चर जो पूरी वेबसाइट का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर कस्टमर्स के साथ साइट इंटरैक्ट कैसे कर रही है। सो ये वेब डिज़ाइन से रिलेटेड 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन पांचों एलिमेंट्स को अगर कंबाइन करते हैं वेब डिज़ाइन के अंदर तो इसमें चैलेंज है जो कि बहुत कम लोग मास्टर कर पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्किल्स की रेंज की ज़रूरत है। कंपनीज के पास इंटरनल स्किल्स भी होनी चाहिए और दे कैन यूज स्पेशलिस्ट एजेंसीज ऑन ऑल ऑफ द सक्सेस फैक्टर्स फॉर द वेब डिज़ाइन जो कि हम आगे रिव्यू करेंगे। A site should be accessible. So accessibility is the first requirement of a web design. हमारी जो audience है, जो users view करते हैं site, उनकी there is a diversity among them और हमारा जो कई countries के अंदर disability और discrimination law है वो कहता है कि website जो है वो it's a legal requirement कि जो websites हैं वो accessible हों by different types of people. So एक accessible जो website है और accessible design है वो support करता है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए साइट और जो डिसेबल यूजर्स हैं जिनकी लिमिटेड लिम्ब मूवमेंट्स हैं उनको भी ऑडियंस कंसिडर करते हुए उनकी हेल्प के लिए भी साइट्स। कुछ फंक्शनैलिटी ऐसी है जो कि अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ऑलरेडी मौजूद है, जैसे जूम का है फंक्शन या टेक्स्ट को रीड करने का फंक्शन है। सो वो फंक्शंस भी हेल्प करते हैं वेबसाइट्स को एक्सेसिबल बनाने में। लेकिन वेबसाइट्स के ऊपर भी ऐसा कंटेंट डाला जाए, फॉन्ट इंक्रीज करने की ऑप्शन हो सकती है। वेब ब्राउजर्स में भी ऑप्शन होती है अब तो कि टेक्स्ट जो वेब पे डिस्प्ले हुआ हुआ है उसका साइज इंक्रीज करके देखा जा सके अगर कोई उसको नहीं पढ़ पा रहा है। सो इन फंक्शनैलिटीज़ का और इन ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी का, एक्सेसिबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग अ साइट। इसके अलावा यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन होना चाहिए यूजेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एक यूज़र फ्रेंडली साइट डिज़ाइन होगा तो उससे फ़ायदा ये होगा
कि इंफॉर्मेशन जो यूज़र्स को मिलनी है वो उससे सेटिस्फाइड रहेंगे, उनका एक्सपीरियंस सेटिस्फाइड रहेगा और वो अपने एक्शंस वेब पेज के ऊपर एफिशिएंटली कर पाएंगे. यूज़र सेंटर्ड वेब डिज़ाइन जो है वो एक इसेंशियल अप्रोच है जिसको हम कहते हैं यूज़र फ्रेंडली साइट्स एज वेल, और इट हेल्प्स टू इंश्योर कि वेबसाइट जो है वो विजिटर्स की नीड्स को पूरा कर रही है. रिसर्च जो आइडेंटिफाई करती है अप्रोप्रिएट पर्सोनास को या कस्टमर जर्नीज को, रेलेवेंट कंटेंट को, उसको फॉलो करता रहना चाहिए क्योंकि दैट इज़ अ की एक्टिविटी यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन और यूजेबिलिटी के हवाले से. देन इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर एंड फाइंडेबिलिटी, एनालिसिस एंड डिज़ाइन टू क्रिएट अ साउंड सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर कंटेंट जो आपका उसमें पढ़ा हुआ है उसको करेक्टली लेबल करना, हेडिंग्स क्लियर हो, नेविगेशन क्लियर हो, दैट इज़ essential to help foundability जो कि स्टैंडर्ड नेविगेशन से और ऑन साइट सर्च से मिलती है. अदर देन दैट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अगर SEO को नहीं कंसिडर किया जाता है साइट डिज़ाइन में और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर तो सर्च रोबोट्स आपकी साइट को क्रॉल नहीं कर पाएंगे, आपके रेलेवेंस जो है डिफरेंट पेजेस की वो अनक्लियर होगी. सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट. वेब स्टैंडर्ड्स, complying with standards to produce consistency in the way sites are coded and displayed. Different browsers में sites का जो outlook है वो differ कर सकता है, vary कर सकता है. And you might have visited a few websites yourself as well जो एक browser में अच्छे से खुलती है, किसी और browser में नहीं खुल पाती है, और फिर वो आपका जो customer है या आपका user है वो unsatisfied रहता है. So आपको support provide करनी चाहिए अपनी site के अंदर कि उसको डिज़ाइन ऐसा करना चाहिए कि वो मल्टीपल ब्राउज़र्स और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन हो सके. वी हैव अ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम जिसको WWW या W3 के नाम से जाना जाता है, और उसके अलावा एक वेब स्टैंडर्ड्स प्रोजेक्ट है वेब स्टैंडर्ड्स के नाम से. इन दोनों को यूज़ किया जा सकता है. इनके वेब को ब्राउज़ कीजिए, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइट्स और जो स्टैंडर्ड्स वेबसाइट्स को मीट करने चाहिए, और अच्छी कंपनीज इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करती हैं. देन योर वेबसाइट शुड हैव persuasion to deliver commercial results, यानी आपका डिज़ाइन emphasize करे specific content को और journey through the site in order for your site to meet its objectives. Users को फ्री रेन ना दिया जाए कि वो कोई भी कंटेंट जो है वो व्यू कर सकें, बल्कि ज़्यादा वैल्यूएबल जो कंटेंट है जैसे सुपरमार्केट्स में किया जाता है कि यूजर्स को उनके कस्टमर्स को देखते हुए स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को स्टॉक किया जाता है, प्रायोरिटाइज किए जाते हैं रैक्स और एक लेआउट बनाया जाता है. इसी तरह से वेब के ऊपर भी परसुएजन के लिए आपकी जो कैटेगराइज किया जाए इंफॉर्मेशन को वो अच्छे तरीके से किया है. वी माइट नीड टू स्टडी द साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर एंगेजमेंट, जैसे जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर भी, और ऑनलाइन कंज्यूमर बिहेवियर, साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर एंगेजमेंट टू अंडरस्टैंड the content, the messages and visual designs that influence customer perception. That is also very very important. उसके अलावा visual design, यानी experience of a brand and the site will not be memorable and positive if the visual design is not energizing and does not fit with what the visitor would expect from a brand. So visual design जो है वो एक और element है जिसको हमें ख्याल में रखना चाहिए कि वो appealing हो, memorable हो, positive हो, लोगों को एक flashy colors and bright colors जो कि आंखों को strike कर रहे हैं और users जो हैं content को read नहीं कर पा रहे. Maybe you like those bright colors but your users will not. So आपको users के behavior को देखते हुए ऐसे डिज़ाइन करना है, visual design ऐसा create करना है जिसपे positive experience हो उनका. Web analytics को use करें, analysis of site visitor journeys, that can help you improve navigation and conversion. जब आप view करेंगे web analytics को, and when I
remember when I asked you to look at Google Analytics product as well, log into Google Analytics with your Gmail or Google ID and see how it can help. उसका help section या FAQ section भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है. इसके अलावा हमने alexa.com को तो ब्राउज किया ही है. सो Google Analytics पे Alexa से ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि हमारे विजिटर्स जो वेब पे आ रहे हैं वो किन पेजेस को ज़्यादा व्यू कर रहे हैं आपकी साइट के ऊपर, उनका कोई एक सिमिलर पैटर्न है अगर, तो वो हमें हेल्प कर सकता है इन आवर साइट डिज़ाइन. इसके अलावा लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, साइट ओनर्स को उन लीगल रिक्वायरमेंट्स को चेक करना चाहिए जो उनके लॉज हैं रिलेटेड, ताकि उन कंट्रोल करते हैं जो वेब प्रेजेंस को, उन लॉज से रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स को मेंशन करना चाहिए. इफ यू रिमेंबर मैंने टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और FAQs और इस तरह के different elements का जिक्र किया था when we talked about law. These are very very important, especially in cases जहाँ पर आपकी वेबसाइट किसी एक कंट्री में बेस्ड है और कस्टमर किसी और कंट्री में बेस्ड है, और अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस अवेलेबल नहीं है आपकी साइट के ऊपर और वो आपका कंटेंट कॉपी कर लेते हैं या आपका परचेज करते हैं आपसे, तो किसकी ज्यूरिस्डिक्शन, किस लॉ को फॉलो किया जाएगा, कि क्या लॉ है, लॉ के या आपके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं जो एक एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं, वो मेंशन करने ज़रूरी हैं. देन इंटरनेट मार्केटिंग एंड इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, आपका जो वाइडर मार्केटिंग के गोल्स हैं और उस वेबसाइट के जो गोल्स हैं वो मिलते जुलते होने चाहिए और इंटीग्रेट करें, और बाकी सेल्स चैनल के साथ भी इंटीग्रेट करें और इनको कंटिन्यूसली रिव्यू किया जाए और इम्प्रूव किया जाए ताकि ये गोल्स अचीव किए जा सकें. वेबसाइट्स के गोल्स, you need to clarify the key objectives and purpose of the site. Is it a portfolio site, जैसे फोटोग्राफर्स की साइट्स होती हैं just to show the work, इसी तरह से कोई फैशन डिज़ाइनर की साइट भी हो सकती है, या ये साइट ऐसी है कि इसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन अगर होगी. सो जो कंटेंट है दैट ड्राइव्स फॉर्म, और आपको फंक्शंस एंड कंटेंट जो है वो क्लैरिफाई करने के लिए अपने पास ऑब्जेक्टिव्स सेट करने पड़ते हैं साइट के, कि जी व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वेबसाइट व्हिच अ बिजनेस इज मेकिंग. बड़ी कंपनीज के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी माइक्रो साइट्स और अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स के ऑब्जेक्टिव्स सेट करें. एंड फाइनली वी नो दैट फॉर्म ड्राइव्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वेबसाइट. किस टाइप की साइट है वो हमें जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करने में हेल्प करेगी. इफ़ वी हैव अ पोर्टफोलियो बेस्ड साइट तो उस पर मे बी हमें प्राइवेसी पॉलिसी डालने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि आप यूज़र्स का डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं. लेकिन अगर आप उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फॉर ईमेल मार्केटिंग, उनसे ईमेल एड्रेस ले रहे हैं, तो फिर आपको प्राइवेसी पॉलिसी शायद देने की ज़रूरत है. रिटेल बेस्ड बिजनेस है तो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पेमेंट ले रहे हैं यूज़र्स से, पेमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, एड्रेसेस ले रहे हैं, पर्सनल होम एड्रेसेस भी ले रहे हैं फॉर डिलीवरीज. सो ये सारी चीज़ें अगर स्टोर की जा रही हैं तो इनके रेलेवेंट लिंक्स बनेंगे और इससे पूरी आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कैसे इंटरैक्शन जो है वो शुड बी बिल्ट इनटू द साइट, ताकि विजिटर्स का एक्सपीरियंस इंप्रूव किया जा सके. So what is the purpose or objective of a website? First, to help customers or other stakeholders ask how my website can help my customers. For example, help them buy something, as I mentioned before, help them find information, help them to save money and time, help them to talk to the organization, or help them to enjoy a better web experience. क्या purpose है? क्या objective है? Be very clear about that. Then we need to look into the 5 S's. We have mentioned the 5 S's before as well, and these are sell, serve, speak, save, and sizzle. As seen from the customer perspective, site design can help achieve the 5 S's as follows. Sell यानी growing sales जो हैं वो achieve किया जा सकता है
by communicating a crystal clear online value proposition. سرو کیا جا سکتا ہے, ایڈ ویلیو کی جا سکتی ہے تھرو ڈیزائننگ ایزی ٹو یوز انٹریکٹیو سروسز جو کہ کسٹمرز کو ہیلپ کرتی ہیں ریلیونٹ اپ ٹو ڈیٹ انفارمیشن فائنڈ کرنے میں, یا آپ کی آرگنائزیشن کو کانٹیکٹ کرنے میں, آپ کو ای میل ڈراپ کرنے میں, یا ویب ہیلپ ڈیسک کو کانٹیکٹ کرنے میں آپ کو یہ ایس ہیلپ کر سکتا ہے. اسپیک, وی کین یوز دا سائٹ ٹو کنورس ود اینڈ گیٹ کلوزر ٹو کسٹمرز. یعنی ہم ٹیلرڈ کانٹینٹ دے سکتے ہیں, انٹریکٹیو فیسلٹیز دے سکتے ہیں جس سے ایک ڈائلاگ کریٹ ہو سکے اور ایون ایک ٹرائلاگ کریٹ ہو سکے جب کسٹمرز ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی نیڈس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کاسٹ کیسے سیو کی جا سکتی ہیں؟ سیو از another function. Costs are saved through delivering online content and services جو کہ پریویسلی پرنٹ اور فیس ٹو فیس سروسز یا سیل ٹرانزیکشن سے کیا جاتا تھا, اس میں کاسٹ سیونگ کی جا سکتی ہے. سو اس ایلیمنٹ کو ویب ڈیزائن کے اندر when you're designing a site تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. And then sizzle, an excellent site, an excellent design can help build the brand and reinforce the brand value. اس کا ٹائپ آف کانٹینٹ, انٹریکٹیوٹی, اوور آل اسٹائل, ٹون اور فیل, دیٹ کین ہیلپ اور دیٹ کین کریٹ سزل. سو ایکسلنٹ ڈیزائن جو ہے وہ سزل کریٹ کر سکتا ہے. پریکٹیکل ای مارکیٹنگ ٹپ فار یو, you should define your conversion goals as well for your site تاکہ آپ چیک کر سکیں کہ کیا آپ اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کر رہے ہیں. یعنی کچھ پیجز آپ اپنے ویب میں بنا سکتے ہیں ٹارگٹ کے طور پہ ان این آبجیکٹیو جہاں پر نمبر آف وزٹرز انکریز کر جائیں تو آپ کا ایک آبجیکٹیو میٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ویلیو ایونٹس جیسے آپ کے پاس ای نیوز لیٹر رجسٹریشن ہے یا سیلز پیج کنفرمیشن والا پیج ہے, یہ ان کے اوپر اگر نمبر آف وزٹرز انکریز ہوتے ہیں تو دیٹ مینس کہ کنورژن ہیز اکرڈ, somebody has registered to receive information from your website اور somebody has made a purchase, اس لیے وہ اس پیج کے اوپر پہنچے ہیں. So these are known as value events and ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم ٹریکنگ اور اسکورنگ سسٹم کو یوز کریں ویب انالیٹکس کو یوز کرتے ہوئے تاکہ ہم اسپاٹ لائٹ کر سکیں پیج ٹیگس کو ان پیجز کے اوپر. اور گوگل انالیٹکس جو ہے وہ آسان بنا دیتا ہے کہ ہم کنورژن گولز کو سیٹ کر سکیں اور پھر ان کو ٹریک کر سکیں. ویب سائٹ ڈیزائن میں ہمیں ڈیزائن پرائیورٹیز جو ہیں وہ بھی دیکھنی چاہیے. دے ڈو ویری, لیکن کئی کمپنیز آبجیکٹیوز ایسے سیٹ کرتی ہیں جو کہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جیسے کسٹمر ایکوزیشن, نئے کسٹمرز کو لے کر آنا پراسپیکٹس کو اور ان کو کسٹمرز میں کنورٹ کرنا, یا کسٹمر ریٹینشن, کیپنگ کسٹمرز اینڈ انشورنگ دیٹ دے کم بیک اگین آن یور ویب سائٹ اور دے میک اے پرچیز اگین فرام یو. سو ٹائملی پرسنلائزڈ ای میلز اور آفر جو ہیں وہ آپ کے کسٹمرز کو واپس لے کر آ سکتی ہیں. سو آپ کا ویب ڈیزائن ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے کسٹمرز واپس آپ کے ویب کے اوپر آئیں. Customer extension, the other customer relationship management aspect is extension of customers, which means کہ customers جو آپ کے پاس amount spend کر رہے ہیں, جو ان کی purchase ہے, اس کو نیکسٹ ٹائم کے اوپر اس کو زیادہ وہ آپ کے پاس آ کے اسپینڈ کرنا چاہیں. یعنی آپ ان کا شیئر جو ان کے والیٹ میں سے آپ کا شیئر آپ کو مل رہا ہے ان دا فارم آف اے پرچیز, اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. ان کو ادر ریلیونٹ پروڈکٹس آفرز بھیجی جا سکتی ہیں یا کسٹمر سروسز بھیجی جا سکتی ہیں. ایک ڈیٹا بیس جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے سملر کسٹمرز جنہوں نے پروڈکٹ اے کے ساتھ پروڈکٹ بی بھی بائی کیا تھا, جیسے ہم نے امیزون کی ایگزامپلس میں کوڈ بھی کیا ہے اور دیکھا بھی ہے. سو کسٹمر ایکسٹینشن از آلسو این امپورٹنٹ ایلیمنٹ کہ ویب ڈیزائن کے اندر وی شوڈ کیپ ان مائنڈ کہ ہم کسٹمرس کو آفرز اور دکھا سکیں جس سے شیئر آف والیٹ کو انکریز کیا جا سکے.
All of these design elements, they can help convert the visitor to the required marketing outcome. So हमें marketing outcome set करके और फिर अपने साइट के ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं. साइट स्टिकीनेस जो है वो अगर एक ऑब्जेक्टिव बना लिया जाए, दैट can increase the chance of achieving the objectives. So अगर साइट के ऊपर कस्टमर्स बार बार आते हैं, that means कि stickiness ज़्यादा है साइट की, और वो हमारे मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने में हेल्प कर सकता है. बाउंस रेट्स हैं क्या? बाउंस रेट्स आर द परसेंटेज ऑफ विजिटर्स टू अ पेज और अ साइट दैट एग्जिट आफ्टर विजिटिंग ओनली अ सिंगल पेज. यानी आपके विजिटर्स आपकी साइट के ऊपर आ रहे हैं और एक ही पेज को क्लिक करने के बाद उसको आपकी साइट को एग्जिट कर जाते हैं. आप ड्यूरेशन भी एक्सेस कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए लोगों ने एक साइट का पेज व्यू किया और उसके बाद छोड़ के चले गए. वी हैव अ फिगर हेयर जो कि गूगल एनालिटिक्स की है, और यहाँ पर बाउंस रेट्स जो हैं वो मेंशन किए हुए हैं, एंड इट इज़ राइट हियर, जो कि बाउंस रेट को मेंशन किया हुआ है और टाइम ऑन पेज भी मेंशन किया हुआ है. ये चीज़ फिर हमें हेल्प कर सकती है कि हम ऐसे मेजर्स को देखते हुए हम कंपेयर कर सकें कन्वर्जन रेट्स को, और हम अपने वर्स्ट और बेस्ट लैंडिंग पेजेस को आइडेंटिफाई करें अपने वेब पेज के अंदर, और फिर मे बी उन वर्स्ट और बेस्ट लैंडिंग पेजेस में से अपने लिए अगर कोई बेस्ट लैंडिंग पेज है जिस पे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कीवर्ड्स डाल के, और जो वर्स्ट पेजेस हैं उनको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है. सो साइट डिज़ाइन के लिए वेब एनालिटिक्स को यूज़ करना इस टूल्स पे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ साइट्स, जस्ट एज एन एग्जांपल ऑफ ई मार्केटिंग एक्सेलेंस, हार्ली डेविडसन जो कि रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स को दिखाती है अपनी वेबसाइट के ऊपर. यू कैन सी न्यू कस्टमर्स थ्रू डिटेल्ड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर प्रोडक्ट एंड एक्सटेंडेड प्रोडक्ट, गारंटीज, रेंटल्स, एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स जैसे टूर्स हैं, कोर्सेज हैं. ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उनकी साइट के ऊपर मौजूद है, एंड दे आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग द एक्सपीरियंस एंड इमेज पॉसिबल थ्रू ओनिंग द ब्रांड, जो कि इम्पोर्टेंट है. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर उनकी जो प्रोडक्ट रेंज है और उसके साथ बाकी जितने एलिमेंट्स हैं रिलेटेड विद द ब्रांड, वो सारे के सारे हमारे पास नज़र आते हैं हार्ली डेविडसन की साइट के ऊपर. इसी तरह से अगर आप व्यू करें बर्बरी की साइट, तो as we have seen in social media related lecture, कि वो भी इन सारे मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को और डिज़ाइंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और एक अच्छा डिज़ाइन जो है उन्होंने सारे एलिमेंट्स को देखते हुए बनाया हुआ है. So what are the key variables for web design and its objectives? क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो फैसिलिटेट करते हैं ऑनलाइन सेल्स को या विजिटर्स को इनकरेज करते हैं? फॉरेस्टर का एक सर्वे हुआ है, दे हैव मेंशन्ड कि वेब यूजर्स जो हैं 4 मेन फैक्टर्स को देखते हैं जिसकी वजह से वो वेबसाइट को दोबारा विजिट करते हैं, एंड दीज आर हाई क्वालिटी कंटेंट, ईज ऑफ यूज, quick to download and updated frequently. These are the 4 key variables जो कि users देखते हैं when they want to return to a site. इसके अलावा जो और important factors हैं जैसे coupons हैं, offers हैं, वो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थी इन कंपैरिजन. इसके अलावा और जो फैक्टर्स थे जैसे ऑफर्स और कूपन्स और प्रमोशंस जो कि लीडिंग एज टेक्नोलॉजीज और हैं जो यूज़ की जाती हैं, दे वर रिलेटिवली लेस सिग्निफिकेंट, इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थी एज कम्पेयर टू द 4 फैक्टर्स दैट आई हैव मेंशन्ड. इन 4 फैक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. Content is important. It was said in the mid-90s कि
content is king, but recent thinking suggests that context is king. Having the right information in the right place at the right time, just when you need it, is king. For example, online travel package sites hain, they need much more than plain listings of hotels to compete. They need guest reviews, they need guides for people and even videos. So आपका context जो है वो matter करता है, और quality content help करता है site visitors को कि वो right decision ले सकें, नए visitors को attract करने में help करता है search engine optimization के through, और brand awareness को increase करता है, उसमें help करता है. So content is important and context is important as well. Context is the king. आपके content को ऐसे design करें कि वो context build कर सके for the users who are viewing your site. यानी हर एक user जो आपके पास आ रहा है मे बी एक डिफरेंट पर्पस के लिए साइट विजिट कर रहा है. किसी ने ट्रैवल के लिए बुकिंग करानी है, किसी ने होटल फाइंड करना है, किसी को जस्ट इंटरेस्ट है कि वो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के बारे में एक्सप्लोर करे. सो आपके जो कॉन्टेक्स्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड वन इज ईज ऑफ यूज. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ईज टू यूज साइट्स मीन गुड navigation. The form or structure of the site is neither over complicated nor too big. आपकी साइट और स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा मुश्किल भी ना हो, बहुत ज़्यादा कंटेंट भी ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना हो जिसमें आपके जो कस्टमर्स हैं उनको फीलिंग आए कि दे आर लॉस्ट इन ए गुड साइट. वो नहीं होना चाहिए. आपकी साइट जो है ऑलवेज क्लियरली साइन पोस्टेड. उसमें सेल्स जो हैं उनको इंक्रीज करने का तरीका हो, ऑर्डर पेज को आराम से ढूंढा जा सके ई कॉमर्स साइट्स के केसेस के अंदर. इसके अलावा एक वेबसाइट को क्विक टू डाउनलोड भी होना चाहिए. अच्छी साइट्स जल्दी से डाउनलोड हो जाती हैं, यानी आप अच्छी साइट्स को जब लिंक को यूआरएल में डालते हैं तो फौरन से व्यू कर सकते हैं. जो बुरी साइट्स हैं दे आर कम्बसम एंड दे आर स्लो. विजिटर्स विल नॉट वेट और इसकी वजह से बाउंस रेट इंक्रीज कर सकता है. यू कैन यूज सर्विसेज, जैसे ऐसी सर्विसेज हैं जो कि चेक करती हैं कि साइट का कॉन्फिडेंस है, जैसे साइट कॉन्फिडेंस एक सर्विस है, या सी विसम है, या और इस तरह की सर्विसेज हैं जो कि चेक कर सकती हैं कि अगर कोई एक साइट एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर डाउनलोड नहीं हो रही है या अवेलेबल नहीं है तो इज़ इट वर्किंग और नॉट. उन सर्विसेज को यूज़ किया जा सकता है. इसके अलावा अ गुड वेबसाइट डिज़ाइन कंसिडरेशन इज़ टू कीपिंग द वेबसाइट अपडेटेड एट ऑल टाइम्स. अच्छी साइट्स जो हैं वो दे स्टे फ्रेश, अपनी इंफॉर्मेशन को वो अपडेट करती रहती हैं, यूजफुल और टाइमली कंटेंट रखती हैं. जो ओल्ड कंटेंट है, आउट ऑफ डेट इंफॉर्मेशन है, उसको डिलीट कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं, क्योंकि उससे क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है और वो एक एक्सपेंसिव चीज़ है अगर आपकी क्रेडिबिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाए. सो इट टेक्स टाइम, एनर्जी एंड स्किल्स टू मेंटेन अ साइट. क्या आपकी साइट रिपीट विजिट्स को इनकरेज कर रही है, क्या इनकरेज कर रही है कस्टमर्स को कि दोबारा आएँ, क्या आपकी साइट के ऊपर अच्छे रीजंस हैं रिटर्न करने के लिए. ये सारे के सारे क्वेश्चंस एड्रेस करने चाहिए इन टर्म्स ऑफ अपडेशन ऑफ कंटेंट. आपका कंटेंट अपडेटेड होगा तो लोग आपकी साइट के ऊपर दोबारा आना चाहेंगे. हर साइट अपना कन्वर्जन रेट इंक्रीज कर सकती है डिफरेंट फैक्टर्स को रिसर्च करते हुए, जो कि शॉपिंग कार्ट अबैंडनमेंट करते हैं या आपकी जो डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनको करेक्ट किया जा सकता है. इवन अमेज़ॉन जो है वो भी कंटिन्यूअली इम्प्रूव कर रही है, अपने साइट डिज़ाइन को रिफाइन करने की कोशिश कर रही है ताकि शॉपिंग कार्ट को अबैंडनमेंट जो कर रहे हैं यूज़र्स वो कम से कम हो और एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज कर सकें. वी विल टॉक मोर अबाउट दीज इशूज़, एस्थेटिक्स, नेविगेशन और इंटरैक्शन और कॉपीराइटिंग सेक्शंस के अंदर जो कि वेबसाइट डिज़ाइन से रिलेटेड है. आई हैव अ प्रैक्टिकल ई मार्केटिंग टिप फॉर यू हियर. लैंडिंग पेज के ऊपर जो कन्वर्जन रेट्स हैं उनको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है. देयर इज़
checklist for that. You should aim for generating responses, for engaging different audience types या communicating brand images और brand messages को communicate करना. इसके अलावा answer the visitors questions, showcase range of offers and attract visitors through search engine optimization. ये सारे के सारे आपके aims होने चाहिए अच्छे वेब डिज़ाइन के लिए, और इन एलिमेंट्स को फर्दर एक्सप्लोर आपको करना चाहिए. वी आर फॉलोइंग अ बुक हियर जो कि डेव चैफी की बुक है, एंड दैट इज़ अबाउट ई मार्केटिंग एक्सेलेंस. सो इस लेक्चर के कंटेंट जो हैं उस बुक से लिए गए हैं, एंड दैट इज़ वाई यू आर सीइंग के बिकॉज हमारी जो कोर्स की बुक है उससे डिफरेंट ये बुक है, तो आपको स्लाइड्स के ऊपर कंटेंट ज़्यादा नज़र आ रहा है, जस्ट टू हैव इट अवेलेबल फॉर यू. लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग. ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस को अबैंडन करने के लिए रीजंस आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रिसर्च की गई, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर, इसकी वजह से वो शॉपिंग कार्ट को छोड़ के चले जाते हैं, या शॉपिंग चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा हैं. कुछ लोगों ने ये भी कहा, और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है शॉपिंग साइट के ऊपर, दैट इज़ वाई दे लीव द साइट. सो इस तरह से रिसर्च की जा सकती है जो हेल्प कर सकती है आपको अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए. यू हैव अ वेबसाइट हेयर जो कि होम पेज है ऑनलाइन टेफल की साइट का, एंड यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे ब्रॉड रेंज अवेलेबल है, और कस्टमर के साथ इंटरेक्शन की डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं. नेविगेशन इज़ वेरी क्लियर ऑन द लेफ्ट, और राइट हैंड साइड के ऊपर भी क्लियर नेविगेशन दी गई है. सो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और ये डिज़ाइन जो है उसके हिसाब से आपने बनाना है. यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. इफेक्टिव वेबसाइट्स जो हैं वो दो की अप्रोचेस के ऊपर काम कर रहे हैं प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स, और एक है यूजेबिलिटी और दूसरी है एक्सेसिबिलिटी. यूजेबिलिटी जो है वो अप्लाई किया जाता है कॉन्सेप्ट टू द डिज़ाइन ऑफ अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विच डिस्क्राइब्स हाउ ईजी दे आर टू यूज़. जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है ISO स्टैंडर्ड ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन प्रोसेसेस फॉर इंटरैक्टिव सिस्टम्स, दे डिफाइन usability as the extent to which a product can be used by specified users to achieve specific goals and effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use. So usability is an important thing. You can see how the concept can be readily applied to website. यानी यूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन हमने देखी है वो वेबसाइट के ऊपर भी आराम से अप्लाई किया जा सकता है. वेब विजिटर्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं, उनके गोल्स डिफाइंड हैं, यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं, या इंफॉर्मेशन सीख करने आ रहे हैं. In Jacob Nielsen's book, Designing Web Usability, he describes usability as follows: an engineering approach to website design to ensure the user interface of the site is learnable, memorable, error-free, efficient, and gives user satisfaction. It incorporates testing and evaluation to ensure the best use of navigation and links to access information in the shortest possible time. A companion process to information architecture. So this is the target then. इस definition को देखते हुए, इस definition के जो सारे explanation है, elements हैं, उनको meet करना है, तो हमारी site जो है वो ज़्यादा यूजेबल बन जाएगी. एक साइट को सक्सेसफुल होने के लिए जो टास्क्स कंप्लीट करने पड़ते हैं, उन टास्क्स को में इफेक्टिवनेस होनी चाहिए और एफिशिएंसी. इफेक्टिवली अगर किए जा सकें, जैसे यूजेबिलिटी स्पेशलिस्ट हैं वो टास्क कंप्लीशन को मेजर करते हैं. इफ यूजर्स आर लुकिंग फॉर अ टेलीफोन नंबर, तो कितने लोगों को आसानी से टेलीफोन नंबर मिल जाता है किसी वेबसाइट को विजिट करके. सो मे बी देयर आर ओनली 3 people out of 10 people who found the telephone number easily. इसी तरह से efficiently, web usability specialists also measure how long it takes to complete a task, or the number of clicks it takes, how long it took for a particular user to find the telephone number. इससे वो efficiency measure कर सकते हैं. So
یہ چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں اگین ویب سائٹ ڈیزائن کے ریفرنس سے. یوزیبلٹی کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویب ایکسیسیبلٹی کے لیے. ویب ایکسیسیبلٹی از اباؤٹ الاؤنگ all users of a website to interact with it regardless of disabilities they may have or the web browser or platform they are using to access the site. We have talked about this in the beginning as well. So ہمیں ویژولی امپیئرڈ اور جو تھوڑی سی ڈسیبلٹی کے جو لاز ہیں اس کے حساب سے اپنی سائٹ کو ڈیزائن کرنا چاہیے. The following quote shows the importance of accessibility. For me, being online is everything. It's my hi-fi, it's my source of income, it's my supermarket, it's my telephone, it's my way in. And this is a quote by a visually impaired user of a website, جو کہ ایک اسکرین ریڈر کو یوز کرتا ہے اور اسکرین ریڈر جو ہے وہ نیویگیشن آپشنس کو ریڈ کرتی ہے ویب سائٹ کے کانٹینٹ کے اوپر, اور اگر وہ ایکسیسیبل سائٹ ہے تو یہ یوزر اس کو آرام سے وزٹ کر سکتا ہے اینڈ اس کی ساری جو مین ٹاسکس ہیں جو ڈیلی روٹین میں کام ہے وہ ویب سائٹ سے ہی زیادہ کر رہا ہے, اس کی لیے آسانی ہو جاتی ہے. سو ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ ایک ضروری ایلیمنٹ ہے. تو جب ہم سائٹ کی بات کر رہے ہیں, ڈیزائن کی بات کر رہے ہیں, ہم نے آئیڈا پرنسپل پہلے بھی یوز کیا ہے. آئیڈا ماڈل جو ایڈورٹائزرز یوز کر رہے ہیں اس کے کچھ ایلیمنٹس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, لیکن ویب ڈیولپرز کے لیے وہ آئیڈا ماڈل جو ہے وہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے, اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشنز اینڈ دا ویب. ہمارے پاس جو ویب سائٹس ہیں they do more than just communicating. If you remember the 5 S's, ویب سائٹس کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے باقی سارے کمیونیکیشن ٹولز کے ساتھ, آن لائن اور آف لائن. جو ویب کے اوپر برانڈ میسیجز ہیں وہ بھی کنسسٹنٹ ہونے چاہیے ایکولی. اس کے علاوہ جو ہے نئی آفرز اور میجر اناؤنسمنٹ جو ہیں سچ ایز ایوارڈز جو کہ دیے جاتے ہیں یا آپ کی آرگنائزیشن نے ون کیے ہیں, اگر ان کو بھی کنسسٹنٹلی کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. برانڈ آف دا ایئر اگر کسی پروڈکٹ کو یا آرگنائزیشن کو ملتا ہے تو اس کو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں سائٹ کے اوپر, آپ کے میڈیا کے اوپر. آف لائن میں بھی اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے اینڈ کنسسٹنٹلی کیا جائے تو اٹ کین جنریٹ بیٹر ریزلٹس. سو ویب سائٹ ڈیزائن کے جو ایلیمنٹس ہم نے دیکھے ہیں اس کے علاوہ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ انٹیگریٹڈ ڈیزائن کی ضرورت ہے. جو دوسرے کمیونیکیشن چینلز ہیں ان کے اوپر اور ویب کے اوپر انٹیگریٹڈ ڈیزائن ہو, سملر میسیجز اور کنسسٹنٹ میسیجز ہوں. Then we look at the web and the buying modes as part of integrated design. آپ کے جو different buying modes ہیں اس کے ساتھ آپ کی سائٹ کو انٹیگریٹ ہونا چاہیے. ہمارے پاس we must keep account of customers' preferences, جو ان کی براؤزنگ, کمپیئرنگ, سلیکٹنگ اور بائنگ پروڈکٹس either آن لائن اور آف لائن, ان کی پریفرنسز کو ہم ریکارڈ کریں, ان کو دیکھیں اور پھر ہیلپ کرے یہ ہمیں چیز ان ہیونگ اے مکسڈ موڈ بائنگ اور ملٹی چینل بیہیویئر. جو آپ کا سائٹ ڈیزائن ہے یا آف لائن مارکیٹنگ کمیونیکیشنس ہیں وہ سپورٹ کریں مکسڈ موڈ بائنگ کو. یعنی اگر کسی نے ویب کے اوپر کوئی چیز دیکھی ہے اور وہاں پہ اس نے اس کو بک مارک کیا ہے, مے بی دے کین کال بیک لیٹر, کال کر کے اس کا آرڈر کنفرم کر سکتے ہیں. سو آپ کے بیک اینڈ کے اوپر یا آرگنائزیشن کے اینڈ کے اوپر آپ کا جو کسٹمر کا اکاؤنٹ مینج ہو رہا ہے اس میں ساری طرف سے, ہر طرف سے کمیونیکیشن ریکارڈ ہو ڈیٹا بیسز کے اندر, تاکہ آپ کے لیے کوئی پرابلمس نہ ہو سکیں. سو ویب ڈیزائن کے اندر بھی انٹیگریشن جو ہے بائنگ موڈس کے ساتھ وہ امپورٹنٹ ہے. کامن بائنگ موڈ جو ہیں وہ ایک تو آن لائن پرچیز ہے. کچھ کسٹمرز آتے ہیں, سرچ کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں, آن لائن بائی کر کے چلے جاتے ہیں. کیا آپ کی ویب سائٹ ساری سٹیجز کو اکاموڈیٹ کرتی ہے بائنگ پروسیس کی؟ کئی ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ آن لائن ڈیلیور نہیں ہوتے, تو پھر آف لائن فلفلمنٹ ان آرڈرس کی جاتی ہے. آپ کے پاس آن لائن اور آف لائن جو بائنگ موڈز ہیں ان کا مکس بھی یوز کیا جا سکتا ہے. آن لائن کسٹمرز چوز کر سکتے ہیں, بائی کر سکتے ہیں, اور اس کی فلفلمنٹ آف لائن ہوتی ہے. اور
آپ کے پاس کسٹمرز جو ہیں آن لائن جو ہے وہ چوز کرتے ہیں، بائی کرتے ہیں، اور اس آرڈر کی فلفلمنٹ آن لائن ہی ہو جاتی ہے ان کیس آف بک سیریز اور ادر ڈیجیٹل کانٹینٹ. سو آپ کا جو کامن بائنگ موڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کا ویب ڈیزائن بنے گا. اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ ہیں جو آن لائن براؤز کرتے ہیں، آف لائن پرچیز کرتے ہیں. سو یہ سارے مکسڈ بائنگ موڈس کو اپنے ویب سائٹ کے ڈیزائن میں انٹیگریٹ کرنا ضروری ہے. ہاؤ ڈیل سپورٹس مکسڈ موڈ بائنگ. ان کے پاس ڈیل کے پاس ایک کامن بائنگ موڈ ہے. آف لائن چوز دین آن لائن چوز دین آف لائن پرچیز. This is done through communications tools that facilitate customer transition from offline to online and vice versa. Offline choose to online choose یعنی اگر ایک کسٹمر پروڈکٹ کے بارے میں جانتا ہے، کسی میگزین میں پڑھتا ہے، تو اس کو ای کوڈز دیے جاتے ہیں جو کہ ٹائپ کرتے ہیں سائٹ کے اوپر ایز ایڈورٹائزڈ پیج کے اوپر. تو کسٹمر کو پوری سائٹ نیویگیٹ نہیں کرنی پڑتی ہے ٹو گو ٹو دا پرٹیکولر پروڈکٹ پیج. دیٹ مینس کہ جو ان کے ایڈز ہیں ان کے اوپر کچھ ای کوڈز ہوتے ہیں اینڈ یو گو آن ٹو دا ایز ایڈورٹائزڈ پیج آن دا ویب سائٹ، اور وہ آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ فوراً ڈسپلے پہ آ جاتا ہے. آن لائن چوز ٹو آف لائن پرچیز مکسڈ بائنگ موڈ ایٹ ڈیل. اگر کسٹمر ڈیسائیڈ کرتا ہے پروسیڈ کرنا پرچیز کے لیے لیکن اپنی کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کرنا چاہتا، سو اس ٹرانزیکشن کو ڈیل فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ایک پرومیننٹ ٹیلی فون نمبر دیتا ہے ہر صفحے کے اوپر، اور یہ فون نمبر جو ہے ویب اسپیسیفک ہے، اور اس میں ڈیل کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری ان باؤنڈ کالز اس نمبر پر جو ہیں وہ ویب سرچ کے یا ویب ریسرچ کے رسپانس میں آ رہی ہیں. سو اگین ٹو کیپ ٹریک اینڈ ریکارڈ آف دوز کسٹمرز جو کہ ویب سے ڈائریکٹ ہو کر آ رہے ہیں، ویب سائٹ سے ڈائریکٹ ہو کر آ رہے ہیں اور ٹیلی فون کر رہے ہیں ایک پرٹیکولر نمبر پہ، وہ ریکارڈ ڈیل مینٹین کر رہا ہے جو ان کو آگے فردر بہت ہیلپ کر سکتا ہے. سو اس طرح کی اسٹریٹجیز کو ذہن میں رکھنا اور اس طرح کی اسٹریٹجیز بنانا بہت ضروری ہے. اینڈ دیٹ از وائی مارکیٹرز اور بزنس پیپل نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن ٹوگیدر ود ویب ڈیولپرز اور ویب سائٹ ڈیزائن پیپل. ٹیم میں آپ کے یہ چاروں ڈفرینٹ ایریاز کے لوگ ہونے چاہیے، ڈیولپرز بھی ہوں اور اینالسٹ بھی ہوں اور مارکیٹنگ یا بزنس پیپل بھی ہوں اور اس کے علاوہ کانٹینٹ رائٹرز بھی ہوں. ویب اسپیسیفک فون نمبر جو ہیں اپنی ویب سائٹ کے ڈفرینٹ پیجز کے اوپر بھی وہ یوز کرتے ہیں، جو کہ ویب سائٹ کے تھرو آڈینس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرتی ہے تاکہ وہ صحیح بندے سے بات کر سکیں، اور اس سے پھر سائٹ کی بھی افیکٹونیس جو ہے وہ بہتر ٹریک کی جا سکتی ہے. یعنی اگر کسٹمر ریلیٹڈ کوئری ہے، کسٹمر سروسز ریلیٹڈ کوئری ہے، تو پھر دیر وڈ بی اے ڈفرینٹ نمبر. آن لائن کوئریز جو کسٹمر سروسز کی طرف ڈائریکٹ ہو رہی ہیں، وہاں پہ فون نمبر اگر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ٹریفک بھی الگ سے ڈیل ریکارڈ کر رہا ہے. سو دے آر یوزنگ اے مکسڈ بائنگ موڈ، اور پھر ان کی ویب سائٹ جو ہے اسی طرح سے ڈیزائن کی جا رہی ہے. انٹیگریٹڈ ڈیزائن میں ایک اور چیز اس کا خیال رکھنا چاہیے، دیٹ از ہاؤ شوڈ دا ویب انٹیگریٹ ود دا ڈیٹا بیس. مکس موڈ بائنگ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اٹ نیڈس گڈ سسٹمس، اور ایک ویب سائٹ کی جو ڈیٹا بیس ہے اٹ شوڈ بی آئیڈیلی انٹیگریٹڈ ود دی اولڈ لیگسی ڈیٹا بیس. یعنی جو آف لائن کسٹمر کی ڈیٹا بیس بنائی جا رہی ہے جہاں پہ کسٹمرز کے آرڈرز اور ریکارڈز کو مینٹین کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے تو ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی. آف لائن میل شاٹس اور آن لائن ویب سائٹ کی طرف سے جو انکوائریز آ رہی ہیں ان کو سینٹرلی اگر ریکارڈ کیا جائے اور پھر سبسیکوینٹلی فالو اپ کیا جائے تو پھر بہتر ریزلٹس ملتے ہیں. انٹیگریٹڈ ڈیٹا بیس کین ہیلپ سیلز ریپس نو ایز ویل کہ کون سے ویب وزٹرز نے ایک ریئل وزٹر ریکویسٹ کیا ہے یا ٹیلی فون کال کی ہے. اس سے ریلیشن شپس مینیج کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے.
I have a user-centered design process here in the form of a model जो कि use किया जा सकता है while you're designing a site, और इसमें 4 different phases हैं. The phase 1 is about discovery and analysis. इसमें हम business goals को identify करते हैं, business value को और audience को, जो customers हैं उनको identify करते हैं, target audience site की क्या है. इससे आगे फिर नेक्स्ट फेज के अंदर वी डू द डिज़ाइनिंग एंड टेस्टिंग बेस्ड ऑन योर डिसीजंस. आप अपनी decisions related to your goals and values and customer audience उससे relate करके फिर डिज़ाइन बनाया जाता है, और डिज़ाइन को फिर टेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पे यूजिबिलिटी टेस्टिंग की जाती है. ले जाया नहीं जाता है. द नेक्स्ट स्टेज इज़ बेसिकली आफ्टर द वेबसाइट हैज़ बीन डिसाइड, उसकी यूजिबिलिटी टेस्टिंग की जाती है. एक्सपर्ट्स को कहा जा सकता है, एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को कहा जा सकता है कि इसको व्यू करें, एक्सप्लोर करें और उसके ऊपर अपने comments दें. You might have seen some sites which say that it's a beta version of the site. That means कि it is going through a testing phase. People are using it and उसके ऊपर उनके जो views आ रहे हैं उसकी वजह से site को साथ साथ change किया जा रहा है. Testing के बाद the next stage is graphic designing, यानी phase 3. उसके अंदर graphics के बारे में और फिर again design किया जाता है, फिर उसकी usability testing की जाती है, prototypes बनाए जाते हैं, और फिर the final stage जहाँ पर डेवलपमेंट की जाती है. एक्चुअल प्रोडक्ट इज मेड, एक्चुअल वेबसाइट इज मेड, और फिर उसको आगे लॉन्च कर दिया जाता है, और फिर लॉन्च करने के बाद उसकी टारगेटिंग और फिर एनालिसिस की जाती है. एंड एवरी फेज इन दिस साइकिल कैन टेक यू बैक टू द फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट फेज जो कि प्लानिंग की है, एंड planning leads to production and production takes you to a operational website. So we have talked about design considerations, we have talked about integrated design for website, and now we will talk about online value proposition. The web gives the ultimate in customer choice. हमारे पास millions of sites हैं to choose from and thousands of new domains are still added every day. If you remember in the beginning, जब हम domain names की बात कर रहे थे, अब तो domain names की भी बहुत types available हैं. And I checked on PKNIC one day, और within 2 weeks time period पाकिस्तान में 1600 नई डोमेन्स रजिस्टर हुई हैं, पाकिस्तानी डोमेन्स. सो देयर आर मिलियंस ऑफ चॉइसेस टू चूज़ फ्रॉम, और उन चॉइसेस में से हम ज़ाहिर है फिर हमें साइट्स के लिए एक वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. गुड साइट्स हैव गुड कंटेंट, दे आर रेगुलरली अपडेटेड, दे आर इजी टू यूज़ एंड दे आर फास्ट टू डाउनलोड. सो इसके एडिशन में आपकी साइट के ऊपर एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग प्रोपोजिशन होनी चाहिए. अ प्रोपोजिशन टू योर कस्टमर, टू योर विजिटर, अ यूनिक प्रोपोजिशन, यानी एक ऑनलाइन वैल्यू प्रोपोजिशन जिसको हम OVP भी कह सकते हैं. We have a site here, firebox.com. It exhibits a clear, detailed online value proposition. इसका एक अच्छा साइट डिज़ाइन है, आपका कंटेंट अपडेटेड रहता है साइट के ऊपर. One of the examples of good site design. Online value proposition है क्या? It is similar to the traditional unique selling proposition used in advertising. Advertising के जो executives हैं, they can have great debates about how the cyber world is different. आइडियली हमें एक ऐसी प्रपोजिशन को फाइंड करना है जो एक्सप्लेन करती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन और साइट ऑफर क्या कर रही है. हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम योर कंपैटिटर्स, हाउ इज़ इट not available in the real world, and how is it making a difference to the customers' lives. At the very least, the proposition should clearly show the services you are offering and your credibility to deliver. और उसके बाद फिर आपको एक tagline devise करने की ज़रूरत होती है that accompanies your brand identity and your URL, ताकि आपकी जो वेब प्रोपोजिशन है वो सारी की सारी कम्युनिकेशंस वेब बेस्ड और रियल बेस्ड कम्युनिकेशन में नज़र आए. ऑनलाइन
proposition اگر ہمارے پاس ہے, ہم نے بنا لی, آگے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک تو proposition جو ہے ہماری اس کو لیوریج کرنا ہے towards traffic building. The proposition can be combined with the URL or the web address and be in all advertising as an email signature and included in all marketing collateral, or we need to state clearly the proposition on site. کئی sites ایسے ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ ان کی proposition جو ہے وہ prominently home page پہ نظر آتی ہے, and it may be referred to on every page at the top or top left as part of the organization's identity. Others make the visitor work too hard to understand the proposition. So ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں deliver کرنا ہے proposition کے اوپر جو ہم نے بنائی ہے through all interactions a customer has, including online and offline fulfillment and service. So after we have an online value proposition, ہمیں اب customer orientation کا دھیان رکھنا چاہیے when we are designing a site. فرسٹ ہماری پرپز کیا ہے ویب سائٹ کا, وہ ڈیفائن کیا, اور پھر اپنی آڈینس کو ڈیفائن کیا. دیز آر دا ٹو فنڈامنٹل اسٹیجز آف ویب سائٹ ڈیولپمنٹ, جیسے ہم نے پیچھے اس ماڈل میں بھی دیکھا ہے. آنسرز ڈرائیو دا کائنڈ آف کانٹینٹ ریکوائرڈ. Content drives the form required and form drives the structure of the site. Usability and accessibility کو جیسے ہم نے define کیا at the start of this lecture are a key element of customer orientation. There are many different types of audiences including your competitors, shareholders, employees and the press and the customers to name a few. Customer orientation ہے کیا? It is about trying to achieve the impossible, trying to provide content to appeal to a wide range of audiences. So customer orientation کا ہونا اور آپ کو پتا ہونا کہ جی customer orientation آپ کی ویب سائٹ سے related کیا ہے, that is important and that helps in the site design process. ویب سائٹ کی different types of audience is according to customers, staff and third parties. ہمارے پاس جو customers ہیں وہ existing اور new customers ہیں. Sizes of prospect companies, small, medium or large. Market type کیا ہے, location, members of buying process, یعنی decision makers ہیں یا influencers ہیں یا buyers ہیں جو buying process marketing میں consumer buying process دیکھا جاتا ہے. Then staff, نیا staff, existing staff, different departments, sales staff, location, third parties, new or existing suppliers, distributors, investors, media. ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ٹارگٹ کون سے ہیں اس کے حساب سے سائٹ ڈیزائن کرنا ضروری ہے. As far as customers are concerned, you must remember that your website consists of for one reason and only one reason: to help customers. The big question is, how can my website help my customers? A customer-oriented website starts with customers and their needs. The site will only fulfill basic customer needs. It may even delight customers by fully understanding and satisfying the different needs which different customers have. So ask the customers. Customers کے بارے میں جانیے. Customers کی وجہ سے آپ کی سائٹ بن رہی ہے. آپ کا ریزن بنانے کا کیا ہے سائٹ کو کہ کسٹمرز کے ساتھ انٹریکشن آسان ہو سکے گا, زیادہ کسٹمرز کو ریچ کیا جا سکے گا. سو آپ کی ویب سائٹ ہیلپ کیسے کرے گی کسٹمرز کو, دیٹ از امپورٹنٹ. آپ کو اپنے کسٹمرز سے انٹریکشن کرنا چاہیے. Try thinking about the types of services you can offer to the customers, اور اس سے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اپنی سائٹ کے ڈیزائن کے اور اسٹرکچر کے ایلیمنٹس. ڈفرینٹ آڈینسز کو آئیڈینٹیفائی کیجیے, جیسے روزن فیلڈ اینڈ موبل نے سجیسٹ کیا ہے 4 اسٹیجز کو. رینک امپورٹنس آف ایچ ٹو دا بزنس, آپ کے جو ڈفرینٹ آڈینسز ہیں ان کی امپورٹنس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے. 3 جو موسٹ امپورٹنٹ انفارمیشن نیڈز ہیں آڈینس کی ان کو آئیڈینٹیفائی کیجیے, اور پھر ہر آڈینس ٹائپ کے ریپرزینٹیٹیوس کو آئیڈینٹیفائی کیجیے جو کہ ہیلپ کر سکتے ہیں, اپنی وشز آپ کو بتا سکتے ہیں, جو ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. ان کی جو وش لسٹ ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ ڈیولپ کرنے میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں.
कस्टमर ओरिएंटेशन कैन क्रिएट कंपैटिटिव एडवांटेज. जो आपकी कस्टमर ओरिएंटेड साइट्स हैं वो relatively rare हैं compared to product oriented websites. Product oriented websites tend to show lots of products and their features. Benefits are buried as are any attempts to identify customer needs. So these sites never ask how can I help my customers, क्योंकि उनका focus जो है वो product पे होता है. But as designers or when you're making the website, it would help कि आप customer orientation sites बनाएं, क्योंकि उससे competitive advantage मिल सकती है. Here we have a website which is a B&Q website और उसमें customer orientation को दिखाया जा रहा है. As you can see, DIY help and advice is given, services are shown. So customer orientation जो है वो को ज़हन में रख के ये साइट डिज़ाइन की गई है. The last point is dynamic design and personalization. Most important sound in the world is your own name. जब हम अपना नाम सुनते हैं तो obviously we respond to that. Remembering customers' names and their needs is a personal thing. Websites can get personal. हमारे पास internet based जो personalization है वो customized content and services हर individual के लिए offer कर सकती है. Emails, web pages जो हमने push technology पढ़ी वो सारी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं हमें पर्सनलाइजेशन की तरफ. पर्सनलाइजेशन और क्या हेल्प करती है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे सेल, सर्व, स्पीक एंड सिजल, 4 ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करती है मीट करने में. It can make it easier for customers to select their products. Sales increase हो सकती हैं, ज़ाहिर है. Customers जो यूज़ करते हैं आपकी सर्विसेज ऑनलाइन, उनको बेहतर entertain किया जा सकता है, facilitate किया जा सकता है. Customers से personalized तरीके से बात की जा सकती है और selected type of communication जो है customers खुद से identify कर सकते हैं. अब फिर ये सारी बातें जो हैं they can help add value, strengthen the brand and develop the relationship. It can create a sizzling effect. ऑप्शंस क्या है पर्सनलाइजेशन की? कस्टमर या कंपनी का नाम कई साइट्स के ऊपर दिखा दिया जाता है. कुकीज़ इनेबल की जाती हैं, वहाँ पे नाम स्टोर कर लिया जाता है जब आप फर्स्ट टाइम एक फॉर्म के अंदर अपना नाम एंटर करते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप विजिट करते हैं तो इट टेक्स योर नेम, डियर मिस्टर सो एंड सो. या इसके अलावा डेट और टाइम अपडेट करते हैं, डेट और टाइम ऑन साइट यूजिंग जावा स्क्रिप्ट्स, और ये हाईलाइट किया जा सकता है. एक अप टू डेट ऑनलाइन प्रेजेंस को जो है वो एक डायनामिक और अप टू डेट ऑनलाइन प्रेजेंस को ये दिखा सकती है. इसके अलावा साइट्स जो हैं वो कंट्रीज़ के हिसाब से भी पर्सनलाइज किए जा सकती हैं. विजिटर्स के जो IP एड्रेसेस हैं उनको ट्रैक करके, उनको लॉक करके, और अकॉर्डिंगली फिर कंटेंट उनकी लोकेशन के हिसाब से डिलीवर किया जाता है. जैसे Amazon, eBay, इनकी पर्सनलाइज साइट्स हैं लोकेशंस के हिसाब से, फिर करेंसी जो है वो उस हिसाब से दिखाई जाती है. Customer preferences, personalization of content on a website can be set up by a customer clicking or selecting different types of content. Recommendation algorithms को use किया जा सकता है, जो हमने collaborative filtering की बात की या automatic prediction की बात की जो Amazon कर रहा है, वो भी dynamic design और personalization है. So example is here right in front of you. आप इस site को view कर सकते हैं. यहाँ पे personalized content जो है ये create करते हैं. News and events जो है वो surveys और पास रिलीजेस जो है ऑटोमेटिकली पोस्ट की जा सकती हैं. इसके अलावा वायरल पर्सनलाइजेशन की जा सकती है, वायरल मार्केटिंग को यूज़ किया जा सकता है और उससे पर्सनलाइजेशन की जा सकती है. रेफरर्स के स्ट्रिंग्स दिए जा सकते हैं, लोकेशंस को दिया जा सकता है, और मल्टीवेरिएट कन्वर्जन जो है वो पर्सनलाइज की जा सकती है. कई सिस्टम्स ऐसे हैं जो कि सारे जो ऊपर हमने डिफरेंट वेरिएबल्स मेंशन किए हैं उनको मल्टीपल तरीकों से यूज़ कर सकते हैं और उससे एक सीरीज ऑफ प्रमोशनल कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि मोस्ट रेलेवेंट प्रमोशन कस्टमर्स को दिखाई दी जा सके.
لیکن پرسنلائزیشن جو ہے اٹ کین بی ایکسپینسو, اٹ ریکوائرز کمپلیکس سافٹ ویئر, اٹ ریکوائرز اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا بیسز, اور جو اس وجہ سے اٹ کین بی ایکسپینسو, بٹ اٹ از بینگ پریڈکٹیڈ کہ لوور کاسٹ پرسنلائزیشن اپروچز جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ وائڈ اسپریڈ ہو جائیں گی. ہم ان میں سے سارے ایلیمنٹس اگر نہیں بھی کرتے تو کچھ ایلیمنٹس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, کچھ حد تک پرسنلائزیشن کی جا سکتی ہے. سو کوئک سمری, ہم نے آج ویب سائٹ کی ڈیزائن کنسیڈریشن کی ہیں اور ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر یوزیبلٹی اینڈ ایکسیسیبلٹی کو دیکھا, ڈائنامک ڈیزائن اینڈ پرسنلائزیشن کے بارے میں ڈسکشن کی ہے. آئی ول لیو اٹ ہیئر اینڈ وی ول کنٹینیو آور ڈسکشن آن سائٹ ڈیزائن ان آور نیکسٹ لیکچر. بٹ بفور آئی گو, ایز آلویز ون لاسٹ تھنگ, آپ نے جو W3 کنسورشیم ہے ان کی سائٹ کو وزٹ کرنا ہے اور کس طرح کے ویب اسٹینڈرڈز وہاں پہ اویلیبل ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے. ہیو اے گڈ ٹائم. اللہ حافظ.